हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से सोशल वर्क क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को सोशल वर्क क्लासेस चैनल पर DSSB स्पेशल एजुकेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, मैंने DSSB से संबंधित 500 रुपये में पार्ट बी यानी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो यदि आप लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है, आप उस नंबर पर या तो मुझे कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो DSSB में स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्लस साइकोलॉजी से संबंधित मैं 500 रुपये में आप सभी को सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक, देखिए ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? गुलाम सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हेलो, एक बार बताइए ज़रा, क्या मेरी इस देखो, प्रश्न ये है हमारे सामने, कह रहा कि बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि वाक, देख रहे हैं ना आप, ध्यान समझिएगा। कह रहा वाक के लिए वायु का अंतः श्वसन वायु को डैश में खींचता है, क्या फेफड़ा, जीभ, होठ या दंत? अंतः श्वसन वायु को कौन सी ऐसी चीज़ है जो फेफड़ा है, जीभ है, होठ है, दांत, कौन सा खींचता है जरा बताइए। फेफड़ा, फेफड़ा ही सही माना जाएगा यहाँ पर, फेफड़ा सही है, क्योंकि स्तनधारी जीव जो है फेफड़े से लेते हैं, है ना। कीट श्वासन नली से लेते हैं। जलीय जीव गिल, गिल आपने नाम सुना होगा, या क्लोम आता है ऑप्शन में, तो उससे लेते हैं। मेंढक त्वचा से लेता है। अच्छा, इसको दो टाइप होते हैं, मेंढक जो भूमि पर रहता है वो फेफड़ा से लेता है, और जो भूमि में रहता है वो त्वचा से लेता है ना। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसी के बारे में आपसे पूछ रहा था। ठीक है, शॉप में ध्वनि जो एस है, डैश है, बताइए जरा क्या है ये? कंठक है, घर्षण है, अनुनासिक है, स्टॉप है? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? जो एस है, तो भाई यहाँ पे स्वनिम पूछा गया है। स्वनिम आपने पढ़ा होगा LSRW में, जो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा उन चीज़ों में जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया गया होगा आप लोगों से कि लेटर 26 होते हैं और 44 क्या होते हैं? साउंड होते हैं। 44 साउंड होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो 20 वावेल्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके बारे में आपने सुना है? और ये जो 20 वावेल्स होते हैं, हाँ, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक को कहा गया था जिसको प्योर वावेल्स कहते थे, सिंगल वावेल्स कहते थे, वो 8 होते थे। और जिसे हम ग्रीड वॉवेल्स के नाम से जानते थे, ग्रीड वॉवेल्स के नाम से जानते थे। और इसको कभी कभी डबल वॉवेल्स के नाम से भी जाना जाता था। ये होते थे 12। ठीक है, ये 12 होते थे। अच्छा, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, ये जो 24 आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट्स, तो जैसे का को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ये का हो जाता है ना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कुंदा, जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं, दंती वाला सा, ठीक है, सॉरी तालुब्य वाला सा, ठीक है, तालुब्य वाला सा है ये। और ये जो तालब्य का सा आप देख रहे हैं, ये कुंदा इसको बोलते हैं। ये देखो, ये कुंदा से रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, चा को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी कुंदा से रिप्रेजेंट करते हैं, टी कुंदा से। तो यहाँ पे पूछा है एस का नाम, तो ये क्या होगा? अनुनासिक होगा, कंठ होगा, घर्षण होगा, कि स्टॉप होगा? ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा, स्टॉप होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप होगा। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टीथ में स्वनिम, टी जो है स्वनिम की बात हो रही है। स्वनिम समझ रहे हैं ना आप? स्वनिम लेटर का एक फोनेटिक सिंगल यूनिट के अंतर्गत आता है, ये सिंगल यूनिट के अंतर्गत आता है। तो जरा बताइए, टीथ क्या होगा? दांत होगा, तालब्य होगा, कंठ होगा, कि ओस्ट होगा? क्या होना चाहिए इसका जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी थर्ड, थर्ड है, सेकंड तो हो चुका है ना, थर्ड है, बोलिए। बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। ठीक है,
यहाँ सही जवाब जो आया है आपका दंत, दंत इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और है आपके सामने कि एक श्रवण, हाँ दंत, दंत ही तालव्य नहीं है, ना ही कंठ है, ना ही होस्ट है। और मैं जल्द ही आप लोगों को ना इसकी जो क्लासेस होगा गुलाम मिर्जा सर, जल्द ही इसकी कहीं से ना कहीं से प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कि ये किस तरीके से चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो साउंड है कॉन्सोनेंट 24 और वावेल्स जो है 20, जिसको प्योर, जिसको आप कहते हो सिंगल में भी और डबल में भी बोलते हो। ठीक है, डबल साउंड और सिंगल साउंड। जैसे मैं बोला आपसे कट, तो कट, कट में आपका प्लस आ प्लस टी, टा जो दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर एक ही सिंगल है, तो कट आपको यहाँ पर बताएगा आपको एक से ही ना। थोड़ा सा एक बार होल्ड रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि अच्छा इसके बारे में मैं आप लोगों के अलग से क्लासेस ना प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अलग से, बस सिर्फ आप यहाँ पर ये जानिए सिर्फ कि 44 साउंड्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन में इसकी बात होती है 45, इंडिया में 44, 20 वावेल्स होते हैं और 44 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सॉरी 44 नहीं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 24। और जो 20 वावेल्स है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक को बोला गया था प्योर वावेल्स, जिसको आप कहते हैं सिंगल वावेल्स, जो 8 होते हैं, और एक को बोला गया था डबल, जिसको आप ग्लिड भी कहते हैं डबल्स को, और ये 12 होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 24 होते हैं। और मैंने अभी बताया आपको कि जैसे आपको अगर लिखना है तालब्य सा के बारे में, तो तालब्य सा में आप ध्यान रखना वो क्या होता है, यहाँ पर मैंने बताया था कुंदा होता है, ये कुंदा बोला जाता है इसको, और जो चा है इसको बोला जाता है टी कुंदा। ठीक है, तो ये कुंद एक रिप्रेजेंट करने वाले साउंड्स होते हैं ये। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे टीथ में सवाल में पूछा था, तो दंती होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है एक श्रवण बाधित बच्चा, ये बहुत सरल प्रश्न है, इसके बारे में मुझे अच्छे तरीके से मालूम है और मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूँ इसके बारे में। तो जरा मुझे बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए कि अगर बुक को कुक कहता है तो इस प्रकार के उच्चारण त्रुटि कर रहा है, बताइए जरा किस प्रकार का उच्चारण त्रुटि कर रहा है। गुलाम मिर्जा सर हैं कि चले गए? चले गए, चलो भाई, महान भाव लोग हैं ये लोग, क्या बताया जाए, कम समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पता नहीं भाई। अगर देखो मैं बताऊं, इस समय मैं आपको बता दूं स्पेशल एजुकेशन साइकोलॉजी, तो आप लोग पढ़ना, साइकोलॉजी जानते भी हैं, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, आपको पता है। अगर एक बार रिवीजन कर लगे तो आप कर जाएंगे उसको, साइकोलॉजी को प्रैक्टिस वगैरह में। स्पेशल एजुकेशन के बारे में जितनी जानकारी अधिक से अधिक ले सको उसको लीजिए आप। तो आपने जो क्लास ज्वाइन किया है मेरे से, वो अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में है ना। तो आप लोगों के स्पेशल एजुकेशन में मैं अधिक से अधिक जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत किया है मैंने, बताइए ज़रा मुझे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि अगर बुक को कुक कहे। देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बनाया जा सकता है ये प्रश्न, है ना, बनाया जा सकता है। आपने नाम सुना है? मैं आपको, चलो अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, विरोपीकरण नहीं हो जाएगा। अच्छा अब मेरी बात ज़रा ध्यान से आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कॉपी होगा तो नोट करना। देखो वाणी दोष के बारे में, जो स्पीच दोष है उस वाणी दोष को वर्गीकरण किया गया था 4 भागों में बेसिकली। बहुत ध्यान सुनना, समझ लो कि आज के बाद ये टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको कभी भी, ये टॉपिक आज के बाद नहीं पढ़नी है। तो वाणी दोष को 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया था उच्चारण संबंधी दोष, दूसरे को बोला गया था वाणी संबंधी दोष, तीसरे को बोला गया था वाक प्रवाह, वाक प्रवाह संबंधी दोष, और चौथे को बोला गया था कंठ संबंधी दोष। ये 4 टाइप के दोष बताए गए थे और ये दोष थे वाणी दोष के अंतर्गत आते थे। अब भाई हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये प्रश्न जो उठाया, ये प्रश्न उठाया उच्चारण से, ये प्रश्न कहाँ से उठाया है? उच्चारण दोष से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न में ही लिखा हुआ है उच्चारण त्रुटि, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। अब इसके भी इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया, बहुत ध्यान से सुनना आप सभी लोग। इसमें एक शब्द जोड़ा गया, वह शब्द था ट्रिक, जिसको कहा गया सोडा। नाम सुना है सोडा? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, सोडा। ठीक है, इस सोडा में जो ये यस था, यस का मतलब था आपका प्रतिस्थापन को लेकर, ये यस दिया हुआ है प्रतिस्थापन। बहुत ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पर जो यस है इसको कहा गया प्रतिस्थापन के रूप में। ठीक है,
सब सिचुएशन को कहा गया इसको। और सब सिचुएशन ये शब्द कहता था कि उच्चारण के समय किसी भी एक अक्षर को, किसी भी एक अक्षर, कीवर्ड्स लिखते रहिएगा कॉपी पर अपने, किसी भी एक अक्षर को ना बोलकर उसके स्थान पर दूसरा अक्षर बोल देता है तो वह हो जाता है प्रतिस्थापन। तो आप यहाँ पर बुक की जगह आपको लग रहा है कि एक अक्षर का नाम यहाँ पर बदल दिया है, तो इससे हमें पता चल जाता है। बशर्ते अभी कंफर्म तो आप लोग, क्योंकि उच्चारण संबंधी दोष आपको पूरा याद नहीं है तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बाकी के बारे में भी आप जान लीजिए थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा बाकी के बारे में भी जान लीजिए। अच्छा, इतनी बात, हाँ इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी सुमन सर। एस का मतलब क्या होगा बताइए मंजू मैडम। ठीक है जी, प्रतिस्थापन आता है, सोडा के अंदर प्रतिस्थापन आता है। सोडा का मतलब जैसे एस, मैंने मीनिंग बताया, ट्रिक है ये एस का मतलब होता है सब सिचुएशन, ये ट्रिक है सोडा के अंतर्गत। म्यूट हो जाइए एक बार, जिसके पास बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो अब ध्यान समझिए, अब अभी ओ रह गया है आपका। ओ का मतलब होता है ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है छोड़ना। अभी ये अगर समझ गए आप तो समझो 1 नंबर का प्रश्न DSSB में आप कभी गलती करोगी नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग है और हमें निगेटिव करना नहीं है, तो हमें कंठस्थ याद होना चाहिए। उच्चारण में आप यस का मतलब प्रतिस्थापन होगा। हाँ अभी बता रहा हूँ, इसका पूरा मतलब समझ लीजिए गुलाम मिर्जा सर, पूरा ऑप्शन समझ जाइए कि अभी आप तो एस के बारे में जान गए, अब ओ के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। ओ क्या होता है? जो ओमेशन होता है, जो छोड़ना होता है, इस दोष के अंतर्गत जो शब्द होते हैं शुरू या अंत में, शुरुआत में या तो अंत में। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में भी चेंज किया है, या तो फिर अंत में करे, या तो फिर अंत में करे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जब शुरू में या अंत के अक्षर को नहीं बोलता है या उसको भूल जाता है तो ऐसी कंडीशन पर हम उसको बोलते हैं कि ये शब्दों को छोड़ दिया। जैसे मैंने कहो प्रदीप बोलो, तो प्रदीप में क्या बोल दिया, बोलिए, दीप बोल दिया। ठीक है भाई, ठीक है। इसी तरीके से सुमंत सर को अगर मैं कहूँ सुमंत हैं, तो यहाँ पर उसने सु को छोड़ दिया, मंत बोल दिया, तो इसने क्या हो गया, शब्दों को छोड़ दिया। या सुम बोल दिया तो लास्ट के अक्षर को ता को छोड़ दिया, है ना, तो यहाँ पर ये शब्द बन जाता है। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाफ तो किया नहीं, ये तो चेंज किया है ना सिर्फ, तो इसलिए छोड़ना नहीं होगा इस ऑप्शन का। क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? एक आपका शब्द है डी, डी का मतलब होता है क्या, डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से, यहाँ पर आप ये समझिए कि इसका मतलब होता है अशुद्ध बोलना। क्या होता है इसका मतलब? अशुद्ध बोलना। और अशुद्ध बोलने को ही हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है विरूपीकरण। विरूपीकरण, ये आरसीआई की बात कर रहा हूँ मैं, आरसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान सुनिए, विरूपीकरण क्या होता है, फिर कौन बताएगा विरूपीकरण? मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। ये जो होता है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि जो बोले गए अक्षर या शब्द होते हैं उन शब्दों में, अक्षरों में अस्पष्टता ही नहीं होती है, और जिससे श्रोता को बार बार पूछना पड़ता है। बस सिंपल लैंग्वेज, उसमें तो भाई शुद्ध ही नहीं हो रहा है कि क्या बोला जा रहा है। और जब वो चीज़ समझ नहीं आती तो बार बार श्रोता जो सुनता है उसको पूछना पड़ता है, वही विरूपीकरण। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर इस प्रश्न में दिया गया है सुमंत सर? नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। चलो अच्छा, अब बात करते हैं एडिशन, जोड़ना। ए का मतलब था जोड़ना। अच्छा, जोड़ना क्या होता है भाई? जोड़ने का मतलब ये हुआ कि, अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इसमें किसी भी अर्थपूर्ण शब्दों में एक दूसरे अक्षर को जोड़ देता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए कोई भी शब्द अगर मैं बोल देता हूँ, जैसे कमल, कमल बोलता हूँ, कमल में क्या बोल दिया, कमला बोल दिया, है ना। स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल बोल दिया, है ना, स्कूल बोल दिया। तो यहाँ पर देखिए इस स्कूल में, यहाँ पर इस स्कूल को इसने जोड़ दिया, आधा सा को, यहाँ पर ई को जोड़ दिया, ई को जोड़ दिया, तो एडिशन हो गया। क्या यहाँ पर जोड़ा जा रहा था इस प्रश्न में? अब मुझे बताइए, यहाँ से 1 नंबर तो पक्का है आना। और क्या आपको ये श्रवण बाध्यता में ये चीज़ समझ में आ गई
क्योंकि मैं देखो अभी हियरिंग इम्पेयरमेंट विजुअल इम्पेयरमेंट करवा रहा हूँ, इसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट लूँगा, फिर उसके बाद ऑटिज्म लूँगा, फिर उसके बाद अभी आपका एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10R का नाम सुना है किसी ने? 10R, 10R क्या होता है सुना है नाम? नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, अभी 10R के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। 10R क्या होता है? 10R टेक्निक है, ठीक है, जिसे आपने 3R का नाम सुना होगा, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, उसी तरीके से 10R है। और उसी तरीके से शेपिंग, चेनिंग, मॉडलिंग, एक फॉरवर्ड होता है, शेपिंग होता है, एक बैकवर्ड होता है ना। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अब आपका स्पेशल ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के ही। और बाकी मैंने जो नोट्स आपको साइकोलॉजी की दिया है ना, उसको तो आप लोग खाली समय निकाल कर पढ़ते रहिएगा। और अब मैं आप लोगों से कहूँ तो प्रैक्टिस पर ध्यान करिएगा, बस प्रैक्टिस पर, ठीक है। 1-2 नंबर के लिए आप साइकोलॉजी हिस्ट्री पढ़ना शुरुआत मत कर देना आप लोग, ऐसी गलती मत करना, है ना, कि पूरी हिस्ट्री में शुरुआत कर दूँ पढ़ना, ठीक है, ऐसा कुछ मत करना, गलती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। वाक्य अस्पष्टता का मूल्यांकन डैश में किया जाता है? गुलाम सर बताइए। बच्चों के वाक्य ध्वनियों को नकल करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा शाबाश भाई, हाँ। बच्चों को शब्दों को दोहरा में दोहराने को कहना। अच्छा, दोहराने का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है रिपीट करने को लेकर ना, रिपीट की। तो देखो, वाक्य अगर स्पष्टता का मूल्यांकन करेंगे तो आप उससे बार बार रिपीट करवाएंगे, क्या ये सत्य माना जाएगा? और आगे देखते हैं कि जब बच्चा किसी चित्र का वर्णन कर रहा हो, यहाँ पर क्या था भाई, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। तो अच्छा, हो या कहानी सुना रहा हो, तब वाक्य का नमूना एकत्र कराना, क्या ये सही होगा? क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या सही होना चाहिए? कि अगर वाक्य जो है, वाक्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या होता है? इस ऑप्शन बी भी कह रहे हैं, ऑप्शन सी भी कह रहे हैं, गुलाम सर ऑप्शन सी कह रहे हैं भाई। अच्छा जी, चलिए देखिए, मैं एक बार बता दूं। पहले तो आप इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। यह एक स्पीच से संबंधित है सवाल, स्पीच से संबंधित है। और जब आप स्पीच क्या बोलते हैं उसको, इंटेलिजिबिलिटी के बारे में, तो जब उसका असेसमेंट करेंगे तो सबसे बेटर क्या होना चाहिए कि उसको बार बार रिपीट करवाएं। कि आप एक बच्चा किसी चित्र का वर्णन कर रहा हो और या कहानी सुना रहा हो, तब वाक्य का नमूना का मतलब आपको समझ में आ रहा है? नमूना का मतलब एक प्रकार से सैंपल कर यूज़ करना, एक प्रकार से पिक्चर के यूज़ करना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर यह सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बोलिए। ऑप्शन सी सही होगा सुमन सर, मैडम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा इस यहाँ पर। कि आप कहानी के माध्यम से जब वो चीज़ें वो बच्चा सुना रहा है, तो उस दौरान अगर आप असेसमेंट करें, मूल्यांकन करें, तो सबसे बेटर माना जाएगा। और बच्चों को शब्दों को बार बार दोहराने के लिए कहें तो वह वाक्य स्पष्टता का मूल्यांकन नहीं कहा जाएगा, है ना, बेटर नहीं माना जाएगा। आता तो उसके अंतर्गत, जैसे अगर मैं किसी बात की कहूँ लिखने के लिए या बताने के लिए, तो आप बोल सकते हो ऐसी चीज़ें कि बच्चों को बोलो शब्दों को बार बार दोहराए, तो ये भी ठीक है। कई पॉइंट बोलना है आपको तो आप उसमें बोल सकते हो। बच्चों को बोलो कि वाक्य ध्वनियों का नकल करें, तो ये भी बोल सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे सबसे बेटर चुनना जी, सबसे बेटर चूज़ करना था। तो सबसे बेटर जो होगा, सबसे अच्छा एक होगा इन तीनों में से, वह होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरी बात समझ गए ना आप? बताइए, हाँ ये होना चाहिए। देखिए आगे हम बात करते हैं स्पीच ट्रेनर। आप ट्रेनर हो गुलाम सर? तो गुलाम सर तो भाई स्पीच में महारत हासिल कर रखे हैं, है ना। तो अब ये बताएंगे इनके बारे में कि एक स्पीच ट्रेनर का एक उपकरण होता है, तो जिसका उपयोग डैश को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। जरा बताइए क्या? वाक कौशल होगा, लेखन कौशल होगा, कि श्रवण कौशल होगा, पढ़ने के कौशल होंगे? कौन से कौशल होने चाहिए बताइए? वाक कौशल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए स्पीच ट्रेनर का जो टूल्स होते हैं, ऐसा बेसिकली जो उपयोग करता है, उसे अगर वो असेसमेंट के दौरान देख लिया कि बच्चा वो सुन नहीं रहा है, तो हमें उसके लिए तो सबसे पहला तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा ना, स्पीच का कौशल। अगर वो सुन नहीं रहा थी तो ट्रेनर का तो भूमिका ही है, जैसे आप जाओगे तो सबसे पहले आपकी तो भूमिका यही होगी कि आप उसका पता करें। लेकिन आपको बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप बेहतर बनाने के लिए उसे सुनाना थोड़ी कहेंगे, आप पहले ध्यान से सुन, बात को सुन अच्छे से, तो ऐसा तो करेंगे नहीं। आप उसको स्पीच कौशल देंगे, कोशिश करेंगे, स्किल्स देना चाहेंगे, है ना, आप ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे।
तो जिसके माध्यम से कुछ बहुत विभिन्न प्रकार के क्रियाविधि हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो उसको आप करवाएंगे। तो यह जवाब आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अनुनासिक ध्वनियों की उत्पत्ति के दौरान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, है ना। बाकी यहाँ पे लेखन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने की बात कहा था। अनुनासिक ध्वनियों की उत्पत्ति के दौरान मृदु है, मृदुल नहीं है, मृदु है, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है कि तालु को नीचे करके नासिका मार्ग को डैश जाता है, बताइए किसके, बंद हो जाता है, खोला जाता है, आंशिक रूप से बंद हो जाता है, क्या होना चाहिए भाई? अच्छा प्रश्न है, बताइए गुलाम सर। खोला जाता है। अनुनासिक ध्वनियों को उत्पन्न, जो अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं उसको उत्पन्न या उसकी उत्पत्ति के दौरान ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ नेशनल साउंड सॉफ्ट प्लेट, जिसको आप कहते हैं मृदुल तालु, सॉफ्ट, ठीक है, उसके नीचे करके नासिकाएं को मार्ग में बंद कर देंगे, कि अनुनासिक रूप से बंद कर देंगे, खोल देंगे, कोई नहीं, तो इसको खोला जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा होगा कि बच्चे, बहुत लोगों को स्पीच थेरेपी जब दी जाती है तो उसकी नोज़ को बंद कर दिया जाता है ताकि वो बोले, वो कुछ ना कुछ साउंड्स निकाले, ऐसे किया जाता है कि नहीं किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, सॉप में देखिए, ये देखो आप ध्यान सुनिए, इसको जानते हैं क्या बोला जाता है? इसको कुंदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कुंदा। अब जरा मुझे बताइए इसका क्या मतलब है, ऐसे में वर्गीकृत किया जाता है क्या? देखो मैंने इससे संबंधित 2 प्रश्न ऊपर आ चुके हैं, तो ये क्या होगा? हाँ, यहाँ पर स्टॉप, वहाँ पर था, आपने ये भी देखा, स्टॉप भी होगा, ये घर्ष भी है और स्पर्शी घर्षण भी है, यहाँ पर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी क्लास मैं आपको, ठीक है, जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जल्द ही, ठीक है। बहुत कंफ्यूज करेगा, नहीं तो आप लोगों से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट लग रहा है। और भी प्रश्न जो है गुलाम मिर्जा सर, इसको मंगवाइए यहाँ से, स्पेशल एजुकेशन से, जो भी चीज़ें मिले, है ना। नेक्स्ट बात करता हूँ, तो क्यूड स्पीच की बात हो रही है। डैश का उपयोग करके वाक कौशल को विकसित करने की एक विधि है, बताइए कौन सी विधि होगी सबसे बेटर? क्यूड का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? क्लू जानते हैं? क्लू का मतलब समझते हैं, जैसे क्लू, संकेत, हाँ बस, हाँ वही है, ठीक, वही है। तो जरा मुझे बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, बताइए। वाक ध्वनियों के लिए हाथ के आकार का, स्पीच रीडिंग का, शरीर की मुद्रा के बारे में। शरीर की मुद्रा गलत हो जाएगा, चेहरे की अभिव्यक्ति गलत हो जाएगी, स्पीच रीडिंग तो गलत लग ही रहा है। तो वाक ध्वनियों के लिए जो है हाथ के आकार में क्ल्यू, जो स्पीच होती है उसका उपयोग एक वाक कौशल को विकसित करने की विधि मानी जाती है। तो ये विधियां हैं स्पीच थेरेपी की, और इन विधियों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं विजुअल इम्पेयरमेंट बता रहा हूँ, इसके बाद आपका यही चलेगा HI के बारे में, है ना, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आप लोगों से, है ना। एक प्रश्न ये है कि ऐसा शब्द चुनिए जिसके स्वर ध्वनियों को ब्लेंड एक ऐसा संदर्भित करता है। जरा मुझे बताइए कैसा संदर्भित करता है, कैसा संदर्भित करता है, बोलिए बोलिए। पाइप, टॉयल, ब्रिक, कॉपी। ब्रिक नहीं, टॉयल, ठीक है। जो टॉयल है यह एक प्रकार का स्पीच साउंड को रेफर्ड मतलब एक प्रकार से वो संदर्भित करना, रेफर, ठीक है, उसको करता है। और ध्यान रखना यहाँ पे ये ब्लेंड जो है टॉयल होगा, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं आप लोगों को सारी की सारी, ये सब पूरा पेपर ही किसका था? हियरिंग इम्पेयरमेंट का था, पूरा पेपर ही हियरिंग इम्पेयरमेंट का है ना। चलिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? बताइए, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? बताइए जरा, देखिए आप लोग, दिख रहा होगा अब आपको, नेत्र लेंस दिखाई दे रहा है। और मैंने यहीं से कल क्लास समाप्त किया था नेत्र लेंस को लेकर। बताइए एक बार भाई, हाँ या ना? नेत्र लेंस बदलिए एक बार। हाँ,
अब देखिए जरा हम लेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे हम लोग कि लेंस होता क्या है, ये इसकी भूमिकाएं क्या क्या है लेंस की। तो ध्यान से सुनिए, आइरिस के ठीक पीछे, और आपको मैंने कल भी बता चुका हूं कि आइरिस क्या है। ये देखो आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस, सॉरी ये आइरिस हो ना, ये आइरिस होगा ना, ये चीज़ें जो है आइरिस होंगी, है ना। इस आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस होता है और ये पारदर्शी ऊतक का बना होता है। ये द्विउतल लेंस होता है या द्विउतल लेंस होता है जो नेत्र लेंस कहलाता है। और ध्यान से सुनिएगा, इसमें निलंबन लिगामेंट के द्वारा लेंस रक्तक पटल की सिलरी बॉडीज से जुड़ा होता है ये। और सिलरी बॉडीज हम जिसको बोलते हैं वह एक प्रकार का, अगर हम कहें तो मांसपेशिया एक है यहाँ पर जिससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जुड़े हुए इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को, इससे जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे बोला भी था कि अगर जब आँख सिकुड़ती है, ठीक है, तो अंदर की तरफ आएगी। अभी मैंने हाल ही में आप लोगों को पिपल्स के बारे में बताया था, तो ये भी प्रभाव डालता, तो ये भी सिकुड़ेगा और फैलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पिपल्स भी फैलेगा और ये भी फैलेगा, ठीक है, लेंस भी फैलेगा, ठीक है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर फैलेंगे, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ ये बात, बोलिए। अब देखिए, नेत्र लेंस में अगर मैं बात करूँ तो लेंस लचीला होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ यह कुछ चपटा और कम चमकीला और अधिक घना व भूरा हो जाता है और बहुत अधिक अपारदर्शी होने पर दिखाई देना या बंद हो जाना, ऐसी गतिविधियां भी हो जाती है इसी में। तो लेंस में ही ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो आयु के साथ साथ ये धीरे धीरे चपटा होने लगता है। आयु के साथ साथ ऐसे यही कारण है कि वृद्धावस्था में कम दिखाई देने लगता है, ठीक है, कम लचीला हो जाता है, अधिक घना हो जाता है, भूरा हो जाता है ना, और बहुत अधिक अपारदर्शी होने पर वो जो दिखाई देने वाली क्रियाविधि है वो बंद हो जाती है। तो मनुष्य में इस अवस्था को ही एक प्रकार का अगर बोला जाए तो मोतियाबिंद भी कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, वृद्ध अवस्था में ज़्यादातर ये देखने को मिल जाता है हम लोगों को, मोतियाबिंद को लेकर। तो लेंस प्रकाश को केंद्रित करेगा। पहली बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि प्रकाश को कौन केंद्रित करता है। प्रकाश को केंद्रित कौन करता है? लेंस। वेरी गुड। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित करता है आइरिस। वेरी गुड, शाबाश। और प्रकाश को लेंस में भेजता कौन है? लेंस में भेजता कौन है प्रकाश को? लेंस में प्रकाश को भेजता कौन है? नहीं, नेत्र तारा, पुपिल, पुतली, पुपिल, हाँ। और प्रकाश को आंख में भेजता है वो है आपका कॉर्निया, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रकाश को केंद्रित कर रहा है और रेटिना को दे रहा है। किसको दे रहा है? रेटिना कहाँ है? रेटिना पीछे है ना, यहाँ पर इसको दे रहा है ताकि अच्छी इमेज बने। तो इस तरीके की जो क्रियाविधि हो रही है या आपका क्या कहला रहा है? लेंस की क्रियाविधि हो रही है। सर्वाधिक चमकीला होता है लेंस। लेंस क्या होता है? सर्वाधिक चमकीला भी होता है। और इसका जो मध्य अगर अपवर्तनांक बोलूं तो कभी कभी क्वेश्चन में बनता है कि लेंस का मध्य अपवर्तांक, ठीक है, अपवर्तनांक वो कितना है? तो 1.44, ठीक है, याद रखना। ओके, ये चीज ध्यान रखना। उत्तम। अच्छा, लेंस मांसपेशियों के बीच में टिका है भाई। ये मांसपेशियां है ना, बोलिए एक बार, है कि नहीं मांसपेशियां? ये कितनी मांसपेशियां होती हैं नेत्र में? कौन बताएगा? 6। ये मांसपेशियों पे टिकी है ये, अब ध्यान रखना। इसे भी लेंस किस पे टिका हुआ है? इसी के बीच में टिका हुआ है, मांसपेशियों के बीच में टिका हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो सिलरी मांसपेशी है ना, सिलरी मांसपेशी जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिलरी मांसपेशी, यहाँ पर ये देखो, ये वाला। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान सुनिए मेरी बात को, कि लेंस को समायोजित और सामंजस्य बनाने के लिए सहारा कौन देता है? लेंस को सहारा कौन दे रहा है कि लेंस को समायोजित में रहे, सामंजस्य बना रहे? सहारा उसको कौन दे रहा है लेंस को? तो सिलरी इसको बोला जाता है, सिलरी मांसपेशी। इसी की हिंदी जो बोला जाती है पच्छाभी पेशी बोला जाता है। हिंदी में पच्छाभी पेशी बोला जाता है, ठीक है।
क्लियर हो रहा है नहीं? और दूर वस्तु को देखने के लिए जो पच्छावी पेशी है वह ऊपर उठ जाती है। फिर जब किसी दूर चीज़ों को देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, ये ऊपर उठ जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी। दूर वस्तु को देखोगे जब तक ये ऊपर हो जाती है। जैसे आप लोग जब देखते हैं तो वो सीधा, जाहिर सी बात है, वो ऊपर हो जाती तभी वो दूर वस्तु को देख लेता है ना। तो ये सारी जगहों पर एक एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखना। तो वस्तु जब दूर की देखते हैं तो लेंस पतला हो जाता है, तो फिर जब ये ऊपर होगा तो लेंस पतला होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा। तो फिर इस तरीके कुछ ऐसा आकार बन सकता है कि नहीं बन सकता, बोलिए। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? पतला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। तो पतला हो जाएगा अगर जब दूर वस्तु को देखेंगे, जब ये ऊपर उठ जाएगा। और जब वस्तु को निकट या पास वस्तु को देखेंगे तो अब आप सोचिए यहाँ पर, तब लेंस मोटा हो जाता है, तब लेंस मोटा हो जाएगा। तब लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा जब वस्तु पास को देखेंगे। और आप जानते हैं भली भांति तरीके से निकट वस्तु को एक सामान्य व्यक्ति कितनी दूरी से देख सकता है स्पष्ट रूप से, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर भी उसको बोला जाता है ना। अच्छा आगे हम बात कर लेते हैं। ये आपका क्लियर हो रहा है ना, बोलिए बोलिए। अब देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इसमें कौन सा द्रव्य भरा हुआ था, बोलिए कौन बताएगा? जली द्रव्य, जली द्रव्य, हाँ ठीक है ठीक है। यह आप ध्यान, इसमें आपको मैं बता दूं तो इसको ध्यान रखना आप लोग। जलीय द्रव्य में कार्निया के नेत्र, जो कार्निया होता है, कार्निया या कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो समान पारदर्शी होता है उस द्रव्य को जो भरा जाता है वो जलीय द्रव्य के रूप में भरा जाता है। इसका अगर अपवर्तनांक पूछा जाए, देखो ध्यान सुनिएगा, मैंने दो चीज़ें बताई है। एक को तो मैंने बताया है कहाँ पर, आप लोग ध्यान सुनिए मेरी बात को। मैंने कहा कि मांसपेशियों के बीच में, जहाँ पर आपको मैंने लेंस के बारे में बता रहा, तो मैंने जब लेंस के बारे में बताया था तो इस वहाँ पर अपवर्तनांक जो होता है 1.44 होता है, उत्तल होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, जो जली द्रव्य में 1.336 होता है, कहीं कहीं 1.33 ही लिखा होता है, तो आप ये कहना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें जल और नमक की मात्रा पाई जाती है, जल और नमक की मात्रा पाई जाती है। अब आपने देखा होगा जो व्यक्ति ज़्यादा रोते हैं तो कभी कभी उन व्यक्ति की आंखें जो है सूज जाती है ना, सूज जाती है, होता ही नहीं ऐसा, तो नमक के रीज़न से ऐसा होता है ना। समझ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं आप, बताइए ज़रा इसके बारे में। तो इसे नेत्रोद भी कहा जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेत्रोद भी कहते हैं, ठीक है। तो यह लेंस की रक्षा करता है, लेंस की रक्षा कौन करता है, यही करता है। तो ध्यान रखिएगा जलीय द्रव्य के बारे में, ठीक है ना। लेंस की रक्षा कौन करता है भाई, बोलिए। हाँ अब दूसरा पॉइंट देखिए, कचाभ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखिए दूसरे भाग पे नेत्र लेंस की रेटिना के बीच में एक भाग है कचाभ कच्छ, और जिसमें गाढ़ा और पारदर्शी द्रव्य भरा जाता है, जिसे हम कचाभ द्रव्य कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में, यह लेंस के पीछे हो रहा है, देखो ये लेंस है, तो ये लेंस के पीछे हुआ कि नहीं हुआ, तो ये लेंस के पीछे है। और ये ध्यान रखना कि यही आँखों की जो गोल आकार है वही प्रदान कर रहा है, कौन प्रदान कर रहा है, कचाभ द्रव्य प्रदान कर रहा है। जो आँखें हैं, जो नेत्र हैं, जो गोल आकार प्रदान कर रहा है, ये कचाभ द्रव्य कर रहा है। यदि आँख में चोट लग जाए तो द्रव्य बाहर निकल जाता है ना, अगर आँख में जब चोट लगती है तो यही द्रव्य अगर जब बाहर निकल जाता है तो अब सोचिए वहाँ पर वह आँख जो होगी पिचक जाएगी फिर, है ना। यही कारण होता है उन बच्चों में या उन व्यक्तियों में वहाँ पर कचाभ द्रव्य नहीं होता है उनके पास, ठीक है, जिनकी आँख पिचक जाती है। और ये जानते हैं ये लेंस की रक्षा नहीं करता है, ये रक्षा करता है रेटिना की, जो रेटिना यहाँ पर है। तो प्रश्न बनता है लेंस की रक्षा कौन करता है और रेटिना की रक्षा कौन करता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो ये चीज़ें आपको समझना था यहाँ पर। अच्छा आगे बात कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एलोपी, मैंने आप लोगों के साथ इसके बारे में कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो एलोपीत आप देख रहे हैं यह रेटिना के ठीक पीछे बनता है और यह एक पीला भाग होता है और यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, ठीक है, पीत बिंदु कहते हैं इसे। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर होगा? जहाँ पर स्क्रीन आपको अच्छा बन रहा है, बेस्ट बन रहा है, रेटिना के मध्य का भाग है ये और बेस्ट क्लियर इमेज बन रहा है, उसी को हम कहते हैं येलो स्पॉट, पीत बिंदु। ओके, अब दूसरी पॉइंट देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपका अंध बिंदु, जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं आप लोग। और ये कहाँ होता है अंध बिंदु? यहाँ पर होता है, ये है ना, ये होता है। अब ध्यान से मेरी बात को इसको समझिएगा। ये दृष्टि तंत्रिकाएं जो होती हैं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती है और वहाँ पर प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह अंध बिंदु कहलाता है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में ये भी बन सकता है कि ज़रा मुझे बताइए कि भाई अंध बिंदु क्या है, तो ये अंध बिंदु क्या होता है भाई? यह जहाँ ऑप्टिक नर्वस का आकार रेटिना में प्रवेश कर जाती है, जहाँ नसें के कुछ बिखरे हुए समूह होते हैं, उन समूहों को हम तो रेटिना बोलते हैं, लेकिन उन्हीं रेटिना के माध्यम से प्रकाशित तंतुओं को जो रेटिना पे बना इमेज है वो ब्रेन तक ले जा रहा है। तो ब्रेन तक ले कौन जा रहा है? ऑप्टिक नर्वस। ये देखो ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक नर्वस ले जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ऑप्टिक नर्वस उसको लेके जा रहा है। और रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती है वह प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों ने ये तो समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, स्पेशल एजुकेशन से ही संबंधित नेत्र में रिलेटेड है ना। तो प्रश्न जैसे मान लीजिए बनता है इस तरीके का प्रश्न कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए कि 250 मिलीमीटर होना चाहिए कि 0.25 मीटर होनी चाहिए? उपरोक्त में से बताइए जरा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। तो हाँ, अब आप लोगों को यहाँ पर ए का भी ध्यान रखना है, बी का भी ध्यान रखना है, सी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों के रूप में प्रश्न बनाया जा सकता है। मिलीमीटर में कितना होगा? 250 होगा। सेंटीमीटर तो आपको पता है सामान्य व्यक्ति का, और अगर आपसे पूछेगा मीटर में कितना होगा तो 0.25 होगा, है ना। मैंने अभी भी इसके बारे में बताया भी था, थोड़ा बहुत जिक्र भी किया था, है ना। और आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए, जो पुपिल है, जो पुतली है, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करेगा? देखो आप ध्यान सुनिए, रोशनी के हिसाब से पुपिल का कौन निर्धारित करेगा? और बताइए भाई। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आइरिस जो है, इसी को ही परितारिका भी बोलते हैं। आइरिस को, आइरिस ही निर्धारित हो जाता है कि आँख नीली है कि काली है कि ब्राउन कलर की है, ये हो जाता है। और प्रकाश की मात्रा को हम क्या करते हैं? उसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अगर अधिक प्रकाश होगा तो वहाँ पे सिकुड़ेगा, और क्या करेगा उसके बाद? अगर कम प्रकाश होगा तो वह फैलेगा, है ना। ऐसी बात मैंने कहा था। और एक चीज़ यहाँ पे, एक एडिशनल चीज़ में मैंने आप लोगों को बताया था, मुर्गा हमेशा जो है, मुर्गा की जो आइरिस होती है वो हमेशा कैसी होती है? सिकुड़ी होती है। तो आप सुनिए, सोचिए कि वहाँ पर जब आइरिस सिकुड़ा होगा तो अधिक प्रकाश, देखो मैंने अधिक प्रकाश सिकुड़ने की बात किया है, तो उसे कम प्रकाश मिलेगा तो फैलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो सिकुड़ा ही रहेगा। अगर कम प्रकाश हो गया तो वो तो फैलेगा ही नहीं, सिकुड़ा ही रहता है हमेशा। तो ऐसी कंडीशन पर से रात में दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही भोर होता है, सुबह होती है 4 बजे, तब उसको वो आवाज़ देता है। तो आप लोग कहते हो ना कि भाई मुर्गा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, वो ये बोलता है कि वो देख रहा है,
है ना, अपने लैंग्वेज में आप ऐसा समझ सकते हैं, है ना, समझने के लिए। ठीक है, तो पेपिल्स जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, यहाँ जो आकार दे रहा है रोशनी के हिसाब से, तो वो आयरिस दे रहा है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरिस इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। रेटिना, अच्छा रेटिना के बारे में मैंने आपको बताया था, रेटिना तो नहीं होगा ना यहाँ पर, बताइए। रेटिना, हाँ आयरिस, रेटिना के बारे में आपको पता है ना, रेटिना। चलो फिर ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर पूछ लीजिए आप लोग। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली जो है उसका आकार फर्क पड़ता है, छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि छोटा हो जाता है। मैंने अभी देखो एक चीज़ बताया कि जब धूप या ज़्यादा रोशनी पड़ेगी तो बताइए जो पुतली होती है वो क्या होता है, अधिक प्रकाश पर वो सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश पर वो फैल जाएगा। लेकिन आयरिस के बारे में अगर कहा जाए कि अधिक प्रकाश मिले तो भी वो सिकुड़ेगा और कम अगर प्रकाश मिलेगा तो भी वो फैलेगा। आयरिस में भी ये कंडीशन मिलती है और ये पुतली में भी यही कंडीशन मिलती है, और ये प्रकाश को लेंस तक भेजता है। तो आयरिस सिकुड़ेगा तो पुतली भी सिकुड़ जाएगी। अगर आयरिस सिकुड़ेगी तो पुतली भी सिकुड़ेगा, आयरिस फैलेगा तो पुतली भी फैलेगी। आयरिस के बीच में एक छिद्र बिंदु जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, पुतली के बारे में, नेत्र तारा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जरा मुझे बताइए ये जवाब सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सही बताइए। जब अधिक रोशनी होगी तो क्या होगा भाई, सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा, छोटा होगा ना, बोलिए हाँ। ठीक, हाँ एक और प्रश्न देखिए, अंधेरे या कम रोशनी की पुतली होगा उसका आकार, देखो ध्यान सुनिए, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार का क्या फर्क पड़ता है, पुतली का बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना या बंद हो जाना या कोई फर्क न पड़ना, बड़ा हो जाना। चलो देखो, अभी मैंने कहा था, आपको बताया था कि जहाँ पे अधिक प्रकाश मिल रहा था वो सिकुड़ रहा था, और जब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कम प्रकाश मिल रहा है तो क्या होगा, बोलिए भाई जरा, फैलेगा, बोलो हाँ, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, कम प्रकाश पे फैलेगा, और जब ये कम प्रकाश पर फैलेगा तो वो बड़ा हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ये ऐसे समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्पेशल एजुकेशन का ही पार्ट है ये, सारे के सारे वीआई से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेत्र तारा के समय अगर आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, मतलब बताइए जरा, नेत्रदान के समय कॉर्निया। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सरल प्रश्न था, आप जानते भी हैं इसके बारे में, है ना। एक और प्रश्न देखिए, आँखों को अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है, जरा मुझे बताइए, आयरिस पर, कार्निया पर कि पुतली पर, आयरिस पर। देखो आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जो आयरिस होता है आँखों का अलग अलग रंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि नीला की बात करूं या काले की बात करूं या ब्राउन कलर की बात करूं, इस तरीके का कौन निर्भर है, किस पर निर्भर है, तो आप कह सकते हो आयरिस परितारित का। ठीक है, तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, मनुष्य के आँखों में कौन कौन सा लेंस है। देखो एक उत्तल लेंस है, और अगर कन्वेक्स की बात यहाँ पे करूँ, कन्वेक्स की बात करूँ तो ये अवतल लेंस बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर हाँ दोनों पाए जाते हैं। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर एग्जाम में मायोपिया में कौन सा पाया जाता है लेंस, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या, अरे मायोपिया में कैसे दोनों पाया जाएगा यार। हाँ, मायोपिया अगर डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है तो बताइए जरा कौन से अवतल पाए जाए, कौन से लेंस पाए जाएंगे, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अवतल लेंस पाए जाते हैं, वेरी गुड। बाकी अपोजिट कर दो तो वहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मनुष्य की आँख, हाँ मनुष्यों की आँखों के रेटिना पर कौन सा या सॉरी कैसा प्रतिबिंब इमेज बनता है, उल्टा बनता है कि वास्तविक, रियल की इन्वर्टेड, कि उपरोक्त सभी,
अच्छा, तो रियल और ये इन्वर्टेड नहीं बनेगा? बोलिए। ओके। अच्छा, तो यह आप, अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन? यही प्रश्न है ना? हाँ भाई देखो, मनुष्य की आंखों की रेटिना की बात मैं कर रहा हूँ ना, तो वास्तविक और उल्टा भी बनेगा, रियल और इन्वर्टेड भी बनता है, और इन्वर्टेड भी बनता है। उपरोक्त यहाँ पर दोनों सही हैं आपके, ठीक है, दोनों। हाँ, वही उल्टा ही है, इन्वर्टेड, अपोजिट। हाँ हाँ, वही है, ठीक है। हाँ हाँ, उसका मतलब भी वही था, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था ऑप्शन। हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आंखों के अध्ययन को क्या कहेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। आप, अच्छा, आंखों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है आंखों के अध्ययन को। अच्छा, आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं? हड्डी की, हड्डी के अध्ययन को। और पक्षी, अच्छा, ये पक्षी का होगा कि हड्डी का होगा? ऑस्टियोलॉजी मुझे पक्षी का होगा, मुझे समझ, चलो ठीक है भाई, मुझे लग रहा था ये हड्डी का होगा शायद, आई थिंक हड्डी का होगा शायद। और कार्डियोलॉजी जो होता है ना, ये हड्डी का ही होगा, आप उसे देख लेना, ये हड्डी का ही है। हाँ, हृदय से होगा, ये कार्डियोलॉजी हृदय से होगा। और जो हेमटोलॉजी होगा, ये रक्त से होगा, ये रक्त से होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आ गया कि मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिनी नहीं होती है, मतलब रक्त वाहिनी नहीं होती है, बताइए जरा वो कौन सा है भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कॉर्निया, अरे मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिनी नहीं होती है भाई? कॉर्निया। हाँ, सही जवाब आपका होगा यहाँ पर, कॉर्निया इज द राइट आंसर हो जाएगा। पारदर्शी गोलीय संरचना में होता है ये, ध्यान रखना आप लोग इसके बारे में। और यही प्रकाश को आँख में भेजता है, इसे स्वच्छ मंडल या श्वेत मंडल भी कहा जाता है। और यह जो मानव शरीर का ऊतक है जिसमें रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है, वह एकमात्र है कॉर्निया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न, है ना? अच्छा, हमने उसके अध्ययन के बारे में पढ़ लिया था भाई। अच्छा चलो, अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन करूँगा आप लोगों से और अलग से। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि आँखों को या आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, मायोपिया होगा कि हाइप्रोमेट्रोपिया होगा कि जीरोप्थेल्मिया कहलाएगा, कि इनमें से कोई नहीं कहलाएगा? जरा मुझे बताइए। ऑप्शन सी, ओके। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। इस प्रश्न में अगर मैं बात करूँ तो मायोपिया के बारे में आप जानते होंगे भली भांति तरीके से कि मायोपिया होता क्या है ना? मायोपिया के बारे में आपको पता है, इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है, आप जानते होंगे इसके बारे में, कि जो वस्तु दूर की हमें दिखाई नहीं देती तो उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और जो वस्तु हमें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और जहाँ पर निकट और दूर दोनों मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? प्रेसोपिया बोलते हैं, बट इससे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो जीरोप्थेलेमिया है, म्यूट हो जाइए आप, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है। जो जीरोप्थेलेमिया होता है, यह आंसू जिस आँखों की ऐसी बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाता है,
और वह कहलाता है आपको ज़ेरोप्थेलेमिया कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहा हूँ। ये प्रश्न बनाया जा सकता है आप लोगों से। एक प्रश्न और जरा देख लीजिए मुझे यहाँ पर। यह प्रश्न है कि आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर वस्तु को नहीं देख पा रहा है, बताइए उस बीमारी को क्या कहते हैं। अच्छा मैंने बता तो दिया भाई, अभी अभी बताया ना इसके बारे में, तो जरा मुझे बताइए इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। डी सही होना चाहिए, सभी सही होना चाहिए। मायोपिया, निकट दृष्टि और शॉर्ट साइटनेस सारे सही हैं। यहाँ पर म्यूट हो जाइए, बोलने के बाद म्यूट हो जाया करें आप लोग, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सारे के सारे सही हैं इस प्रश्न का जवाब। इसके 3 नाम है, ये ध्यान रखना है ना, इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। एक और प्रश्न देख लीजिए। आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग करना पड़ता है भाई। अवतल को, कन्वेक्स के लेंस की, हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। हाँ दो सी हो जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड। हाँ हाँ चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए कि आंखों की बीमारी जो मायोपिया है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर कि रेटिना के पीछे, रेटिना पर, अच्छा रेटिना से पहले है ये, और रेटिना पर फिर उसके बाद है, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे सुनिएगा, है ना। बताइए कहाँ पर बनती है, आप लोग बताइएगा तब तक, बताइए भाई। ये देखो रेटिना है ना, ये रेटिना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और अगर मैं आपसे कहूँ, है ना, अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ, देखो यह जो है यहाँ पर देखिए लेंस बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यही बात कही जा रही है। यहाँ पर रेटिना से पहले बन रहा है इमेज, यहीं पर इमेज बन रहा है, इमेज यहीं बन रहा है। और इसमें मैंने कौन सा लेंस लगा दिया है भाई, बताइए जरा आप। अब इसको लगा दिया है। और जब यह कौन सा लेंस है, जरा मुझे बताइए कौन सा लेंस लगा रहा हूँ मैं, बोलिए बोलिए ना, आप लोग बोल नहीं रहे हो यार। हाँ अब जब मैंने ये लेंस लगा दिया है तो अब यहाँ पर देखिए रेटिना पे बन रहा है ना इमेज, अब ये रेटिना पर बन रहा है। तो ये बेसिकली मायोपिया में देखने को मिलता है। जो व्यक्ति पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं उनके आँखों में ये रेटिना पीछे होती है, मैंने बताया भी था। और ये पहले ही बन जाता है। ये कहाँ पर बन जा रहा है, पहले ही बन जा रहा है। और जब ये पहले बन जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, आप बताइए। हाँ हाँ अवतल लेंस का ही प्रयोग भी, ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। हाँ ये अवतल लेंस है, हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया। तो देखो मैं बताऊँ, अवतल को याद करने का तरीका यही है कि अवतल लेंस को मायोपिया में यूज़ कर लो। उत्तल लेंस को जो बनाएंगे हम इस तरीके से बनाएंगे, और ये उत्तल लेंस होता है। और हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, दूर दृष्टि में, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें यूज़ करते हैं इसको, इस लेंस को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो बनता है ये बनता है पीछे, तब हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए अभी मैं बताता हूँ प्रश्न में, और आगे आते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, मैंने एक पिक्चर्स के माध्यम से, देखो यहाँ पे समझ रहे होंगे आप लोग, देख रहे होंगे। तो नॉर्मल आइज़ क्या करते हैं, देखो ये रेटिना है और इस रेटिना पर बन रहा है ना, यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, है ना, सही तरीके से कोई वस्तु जो है यहीं पर देख रहे हैं। और वस्तु जो है अब यहाँ पर नहीं बन रही है, यहाँ नहीं दिखाई दे रही, उससे पहले बन जा रहा है, ऐसे पहले बन गया तो यह हो गया मायोपिया। उससे पहले बन गया तो मायोपिया हो गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया, जैसे ही हमने इसको पहले अवतल लेंस लगा दिया, और फिर चित्र कहाँ बनने लगा, तो यहाँ बनने लगा। तो चश्मा जो हमने यहाँ पे लगाया है ये यहाँ पर बन गया, रेटिना पर। समझ में आ गया ना अब मायोपिया। बोलिए अब देखिए, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति वस्तु को जो देखिए इसमें कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। बात सत्य है। और यहाँ पर आपको बताऊँ, देखो यहाँ पर भी पिक्चर बना होगा, अभी आपको समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, क्लियर। अच्छा नहीं बना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है।
अभी समझ, इसके बाद बना होगा। देखिए आंखों की बीमारी जो हाइपरमेट्रोपिया है, यह दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का चश्मा का प्रयोग करना पड़ता है हमें? तो उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस प्लस कॉन्वेक्स प्लस उपरोक्त सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, है ना, सी सही है। अब आप देखिए जरा इसका कैसे बन रहा है ये, अब ध्यान सुनिए। कहाँ चला गया, वो पिक्चर ही नहीं है क्या अब इसमें? हाँ चलो, अच्छा इसके बाद मिलेगा शायद। आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि के प्रतिबिंब को कहा जाता है रेटिना पर। अच्छा अब ध्यान सुनिए, वो प्रश्न समझ में आ गया था ना, अब इसको बताइए। रेटिना बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा? रेटिना के आगे बनता था यानी पहले, तो उसे हम क्या बोलते थे? बोलिए जरा एक बार, उसे हम क्या बोलते थे? मायोपिया। हाँ अब बताइए जरा, अब ये दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास। रेटिना पर बनेगा तो नॉर्मल है फिर, लेकिन यहाँ पर है दूरदृष्टि दोष, तो बताइए बचा क्या? रेटिना के पीछे। अब जरा ध्यान से देखिए, हाँ कैसे बन रहा है रेटिना के पीछे, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है, ये ऊपर वाली लाइन नॉर्मलाइज है ना, यहाँ पर बन रहा है। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आ रही है, कहीं आप जा रहे हैं या तो कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ से हवा वगैरह चल रही है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, और ये है आपका हाइपरमेट्रोपिया। अब यहाँ पर देखिए ये रेटिना है, रेटिना के पीछे बन गई, यहाँ बन गया इमेज, यहाँ पर इमेज बन गया। तो जब यहाँ पर इमेज बन जाता है तो हम निकट की चीज़ें जो है वह देख नहीं पाते, निकट की चीज़ें हम जो है उसे देख नहीं पाते हैं, है ना, ऐसी कंडीशन आती है ना। और जैसे ही मैं यहाँ पर लगा दिया उत्तल लेंस, तो उसके बाद यही इमेज यहाँ से आकर यहाँ पर बनने शुरू हो गई, और इसे हम क्या बोलते हैं? ये नॉर्मल हुआ कि नहीं बच्चा? नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया ना ये। तो ये चीज़ें हैं आपको समझना ऐसे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लीजिए, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों में होती है? जरा मुझे बताइए। कि यहाँ पर ध्यान सुनिए, हाँ प्रेस मायोपिया जिसको बोलते हैं आप, जरा दूरदर्शिता, अच्छा उपरोक्त यहाँ पर अब तो ध्यान सुन लीजिए, इसमें जो है आप डिफोकसीय लेंस होता है इसमें, देखो तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई कौन कौन सा लेंस का प्रयोग करोगे आप, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें ऊपर का जो भाग होता है उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, और जो नीचे का भाग होता है उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो डिफोकसीय लेंस जो होता है वह, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ऊपरी भाग को दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, और निचला भाग जो है समीप की जो वस्तु होती है उसको देखने के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और, बुजुर्गों को जो सीनरी, देखो अब यहाँ पर मांसपेशी की बात हो गई है, ठीक है, तो जो सिलरी मांसपेशियाँ है उसको सख्त होने के लिए कौन सी बीमारी होती है उसमें? सिलरी मांसपेशियों के लिए, तो यहाँ पर मैं बताऊँ, ये वही बीमारी की बात मैं कर रहा हूँ, किसके बारे में? जरा दूरदर्शिता के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, बुजुर्गों में जो सिलरी मांसपेशी है उसके सख्त होने की कौन सी बीमारी होती है? कारण यही होता है, ठीक। और मैंने आपको बताया था ना, धीरे धीरे वृद्धावस्था में समाप्त हो जाती कि नहीं होती, मैंने बताया था अभी थ्योरी क्लास में, अभी जब करवाया था। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों सही माने जाएंगे। बुजुर्गों के लिए वो बीमारी जिसमें जरा दूरदर्शिता दोष में इनको कहाँ से, ठीक है, जरा दूरदर्शिता दोष में उनको कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है? पास की कि दूर की? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोनों सही हो सकता है कि भाई पास की भी हो सकती है, दूर की भी हो सकती है, तो दोनों हो सकता है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दोनों हो सकता है बुजुर्ग व्यक्ति में, है ना। किसकी वजह से हो रहा है? स्नेरी मांसपेशी की वजह से, तो ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जो प्रेस मायोपिया है, जरा दूरदर्शिता दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? एक बार म्यूट होइए यार प्लीज़, आप बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों के यहाँ से। हाँ ऑप्शन सी हो रहा है भाई यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन सी देखिए, ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी आपको बताया था डिफोकसी लेंस लगाया जाता है, बायोफोकल लेंस लगाया जाता है ना। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बुजुर्गों के लिए जो बीमारी होती है प्रेस, जिसको हम प्रेस मायोपिया कहते हो, जिसको जरा दूरदर्शिता बोलते हो,
इसी को ठीक करने के लिए आपको दो लेंस लगाने पड़ते हैं, और वो लेंस है ऊपर भाग में अवतल लेंस, नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस की तरह कार्य करना शुरुआत कर देगा। तो ऐसी कंडीशन पे द्विफोकसीय लेंस को ऊपरी भाग पे अवतल, निचली भाग पे उत्तल लेंस का हम प्रयोग में लाते हैं, ताकि समीप की वस्तु देखने में उसके क्या हो जाए भाई, काम आए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत सारे सुधार हो जाते हैं। तो ऐसे काम जो है हम द्विफोकसीय लेंस के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना। इस प्रश्न का जवाब था ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न और लीजिए। यहाँ पर अगर मैं एक प्रश्न की और बात करूँ तो कह रहा है एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती हैं, तो वह तिर्यक दृष्टि होगा कि आपका, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ भाई, स्ट्रेबाइज्म बोलते हैं इसको, और उपरोक्त सभी स्ट्राबाइज्म। तो बताइए जरा इसका क्या सही होना चाहिए। अगर जब समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं दिखती हैं, तो वह आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका तिर्यक दृष्टि भी, और स्ट्राबाइज्म भी इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी सही माना जाएगा। एक और प्रश्न देखिए जरा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 गायब हो गया क्या, यहाँ पर है। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ट्रॉमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रॉमा बीमारी आंख को। ट्रॉमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? आईज, मतलब आंख को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। और अगर मैं अब बात करूं आपसे कि किसी भी लेंस का सूत्र की बात करूं, तो लेंस के सूत्र का फार्मूला क्या होता है, यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/v 1/u। f का मतलब होता है फोकल लेंस, और v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस की बात करता है। ये एक प्रकार की उसके वेग की, उसकी प्रति निम्न दूरी की या प्रतिबिंब दूरी की बात करता है। तो प्रतिबिंब या इमेज डिस्टेंस की जो बात करती है वी बात होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंट की बात कौन करेगा? यू करता है। कभी कभी मिरर का पूछ लेता है, तो मिरर का जो जब सूत्र बनेगा तो ध्यान रखिएगा, मिरर में इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। जैसे आप देखिए इस ऑप्शन में, सी वाले में है ना प्लस, है ना, तो ये हो जाता है। बाकी वही चीज़ें नहीं, यहाँ पे वो नहीं है, ये तो यू आ गया ना पहले, इसकी जगह ये सिमिलर रहेगा, बस सिर्फ प्लस के बजाय यहाँ माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, तो वो मिरर का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, बस सारी चीज़ें वही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, और भी है, समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ तक आपका जो था ये स्पेशल एजुकेशन में। अच्छा, ये क्वेश्चन और भी है, 26 भी है। चलो जरा इसका बताइए कि आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? प्रकाश की, अच्छा देखो, नियंत्रित करता है, मैंने बताया भाई, याद है किसी को नियंत्रण करने की? प्रकाश को मात्रा में नियंत्रित कौन करता है भाई? आइरिस। भूल जाते हो यार, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा था प्रकाश को नियंत्रित करेगा आइरिस, प्रकाश को भेजता है लेंस तक पुतली, और प्रकाश को आँख में भेजता है कौन? कॉर्निया, है ना। और ध्यान रखना, प्रकाश को केंद्रित करता है और रेटिना को देता है, उत्तक को बना देता है, उत्तल लेंस होता है, वो काम करता है लेंस। तो याद रखना, ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये था आपका स्पेशल एजुकेशन से संबंधित इस वीआई में। अभी आपका विजुअल एम्पायरमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं कारण के बारे में बात करूँगा, कजेस के बारे में उसके, तो कल थोड़ा उसके कारण के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे दोबारा भी, और मैं इस पीडीएफ को दे रहा हूँ आप लोगों को, आप ये पीडीएफ देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, जो डाउट होगा आप पूछ लेना। ठीक है, बाकी जो है कल मैं आप लोगों का इसी में आगे मैं करवाऊँगा, वो होगा दृष्टिबाधित के कुछ कारण के बारे में, रीजंस के बारे में चर्चा करूँगा। फिर उसके बाद आपको
बीमारी से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो अबिंदुता, वर्धनता और जरा दूरदर्शिता, मायोपिया और जो हाइपरमेट्रोमायोपिया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इसमें विजुअल में ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है भाई। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। चलिए।